हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज एवरीवन? कैसे सभी लोग? तो क्या सब लोगों को आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी? ऑल ऑफ यू आर एबल टू लिसन टू मी? सब सुन पा रहे हैं? कैसे हैं आप लोग? बताइए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई कोई गाइड करो, स्टडी के लिए कैसे करें? ये बात भी सही है, स्टडी के लिए कैसे करें, लेकिन स्टडी के लिए क्या करें ये तो पूछ ही नहीं रहे। स्टडी के लिए कैसे करें? आवाज आ रही है? चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, गुड बॉयज। तो लेक्चर नंबर 1 शुरू होने जा रहा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का। सो विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर टुडे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत सारे बच्चे घबराते हैं इस चैप्टर को लेकर। घबराते हैं ना? घबराते हैं। डीपीपी को सीरियल नंबर से दिया गया। डीपीपी जो होती है ना, वो सीरियल नंबर से ही जाती है, ठीक है? आप मुझे ना ग्रुप पे फोटो भेजना कि विदाउट सीरियल नंबर गई है क्या। मैं एकदम बढ़िया, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या करेंगे। देखो, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, ये कर चुके हैं क्या हम? क्या हम डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट कर चुके हैं? थ्योरी के लिए देखो, अगर आपको ना एकदम हाई फाई लेवल की जाना है तो ग्रेडियंट मोशन को, और अगर थोड़ा ठीक ठाक लेवल जाना है तो बीसी पुनमिया। हम हैं तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ठीक है? सर टेम्परेचर चेंजेस बाकी है ना? हाँ बिल्कुल है। थर्मल स्ट्रेस बिल्कुल बाकी है, ठीक है? तो ये अभी नहीं पढ़ा था ना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, ये अभी पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, और फिर टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में आ जाएगा, ठीक है? चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एस एफ डी बी एम डी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है? थोड़ा सा हमारी स्पीड कम हो गई थी बीच में, लेकिन अब हम एकदम स्पीड खतरनाक तरीके से बढ़ा के चलेंगे। तो आप लोग भी ना एकदम स्पीड पकड़ लेना मेरे साथ साथ, ठीक है? इस बैच का अकेले का कोई ग्रुप नहीं है, मेरा पर्सनल ग्रुप है। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे अनिरुद्ध सिंह राठौर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो वहां ग्रुप पे भेज देना। चलो, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट पर आते हैं अभी, ठीक है? लेट्स कम टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ना। और डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट किस किस की वजह से होगा? पहला, सॉलिड प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक सिलिंड्रिकल बार, ठीक है? तो हमारे पास एक सॉलिड प्रिज्मेटिक सिलिंड्रिकल बार है, इस तरह का। ठीक है, सॉलिड सिलिंड्रिकल ये हम पढ़ चुके हैं क्या हिंदी में? बुक हिंदी में, हिंदी वाली बुक आती है, सिविल की गोली की आती है मेरे ख्याल से। और ये जो सिलिंड्रिकल बार है ना, छत पे चिपका दिया है फेविकॉल के मजबूत जोड़ से, ठीक है ना? तो इसको हमने छत पे फेविकॉल के मजबूत जोड़ से बढ़िया से एकदम कस के चिपका दिया है छत पे। तो ये यहाँ से, ये वाला जो पार्ट है ना, ये छत के ऊपर चिपका हुआ है ऐसे ना, फेविकॉल लगा दिया यहाँ पर, ये चिपक गया, और ये बाकी का ऐसे लटक रहा है। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर की टॉपिक है। सेकंड चैप्टर का जब टॉपिक आएगा तो हम बता देंगे। सेकंड चैप्टर वैसे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है? ये अभी चैप्टर 1 का ही है, ये भी चैप्टर 1 का ही है, ठीक है ना? तो इसका जो एलोंगेशन होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, वो इसके खुद के वजन की वजह से कितना आएगा एलोंगेशन, ठीक है? तो दैट एलोंगेशन डेल्टा सेल्फ डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, ज्यादा ही पतला हो गया पेन, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट
विल बी इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। गामा क्या होता है? गामा है यूनिट वेट। यूनिट वेट, यूनिट वेट क्या होता है? गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वेट है इसका, इसका टोटल वजन जो होगा उसको इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसके टोटल वेट को हम इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गामा, यूनिट वेट मिल जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो लेंथ एल, एल विल बी द लेंथ ऑफ दिस बार, एल विल बी द लेंथ ऑफ दिस बार, और ई, ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ई तो यंग्स मॉडुलस है, ये तो सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, फिर भी आप लोग भूल जाते हो तो लिख देते हैं ई इज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना। अब इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है सेल्फ वेट की वजह से जो टोटल एलोंगेशन आएगा इसकी लेंथ में, जो टोटल चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। डब्ल्यू एल अपॉन 2AE, ये एक और फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये भी याद करना है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हो। अगर आप यहां पर गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम लिख दोगे ना यहां पर, तो इससे यही फॉर्मूला आ जाएगा। वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे? वेट अपॉन एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो गामा की जगह अगर आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको याद कर लो, ये अपने आप ही याद हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब इन दोनों फॉर्मूलों को आपको देखना है और ये बताना है कि अच्छा इसके ऊपर कोई लोड लगाया था क्या? कोई लोड लगाया था? एक्सटर्नल लोड कोई लगाया था? नहीं लगाया था, फिर भी इसकी लंबाई कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? इसके खुद के वजन की वजह से। इसका खुद का वजन कैसे? जैसे इस जगह पर आप देखोगे, इस जगह पर आप देखोगे तो इसके नीचे का जितना भी वेट है ना, इसके नीचे का जितना भी वेट है वो इतने हिस्से के ऊपर एक फोर्स नहीं लगा रहा है अपने वजन की वजह से। अपने वजन की वजह से इतने हिस्से के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ना, तो उसकी वजह से खिंचाव आता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे हर एक एलिमेंट का जो एलोंगेशन है ना वो और ज़्यादा ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला आपको आता है एग्जाम में, फॉर्मूला टिक करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात तो क्लियर है। अब आगे, आगे की बात ये कि इन फॉर्मूलों को देखो और ये बताओ कि क्या जो एलोंगेशन हो रहा है अपने खुद के वजन की वजह से, ये एलोंगेशन क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे? क्या ये जो एलोंगेशन हो रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है? डज इट डिपेंड, इज विल इट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया के इंडिपेंडेंट होगा? नहीं डिपेंड कर रहा। यहां पर देखो एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे एरिया आ रहा है, डब्ल्यू एल अपॉन 2AE एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एक काम करेंगे, मैं ना डेरिवेशन की ना अलग से ना डीपीपीज रिकॉर्ड कर दूंगा, जितने डेरिवेशन है ना सारे एक जगह पर। ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, कर पाऊंगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर देखता हूँ हो पाता है नहीं हो पाता। तो जितने लोगों को डेरिवेशन चाहिए उनको वहां पर डेरिवेशन मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी डेरिवेशन की चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में, 1-2 दिन में आपसे पूछ के बताता हूँ कि क्या करना है इसका, डेरिवेशंस का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन है, ये वाले फॉर्मूले में जब देख रहे हैं तो इस वाले फॉर्मूले में तो हमको दिखाई दे रहा है कि एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस वाले फॉर्मूले पे देख रहे हैं तो इसमें पता चल रहा है कि फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा है। समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हारी यही तो समस्या है, तुमको समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर मैं डेरिवेशन कराऊंगा भी तो यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा, वहां पर भी नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे पता है डेरिवेशन तुम लोग नहीं देखोगे क्योंकि अभी तुमको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तुम ओवरलोड हो जाओगे। खैर, अभी ये तुम लोग यार फालतू की बातों में लगा देते हो कमेंट्स बंद।
ठीक है ना, जो चल रहा होता है वो तक नहीं चल पाता। चलो आगे चलते हैं। नाउ सेल्फ वेट की वजह से अगर हम देखें तो ये वाले फॉर्मूले में ना, क्या गामा एरिया पे डिपेंड करता है? गामा एरिया पे डिपेंड करता है क्या? गामा इज यूनिट वेट, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्या इसकी लेंथ एरिया पे डिपेंड कर रही है ना? गामा तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो स्टील का हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे इतना सा स्टील ले लो चाहे इतना बड़ा स्टील ले लो, वेट अपॉन वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है ना। लेंथ, लेंथ एरिया से इंडिपेंडेंट है। जितनी लेंथ हमने प्रोवाइड की है, मान लो एरिया बढ़ाएं या कम करें तो लेंथ अपने आप नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो लेंथ का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। यंग्स मॉडुलस का भी एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी की सारी टर्म्स भी एरिया से इंडिपेंडेंट है, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला भी एरिया से इंडिपेंडेंट है। तो यानी इस वाले फॉर्मूले को देखो तो एरिया कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को देखें, वेट यहां पर है ऊपर, वेट, वेट क्या एरिया पे डिपेंड करता है? अगर इसका मैं टोटल ओवरऑल वेट कैलकुलेट करूं, एरिया बढ़ा दूं तो पूरे का वेट बढ़ जाएगा, और एरिया अगर कम कर दूं तो वेट भी कम हो जाएगा। तो यानी कि ये जो वेट है ना, ये खुद भी एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इस वेट के अंदर भी कहीं ना कहीं एरिया छुपा हुआ है। अगर इसको तोड़ के देखें तो इसके अंदर वेट क्या हो जाएगा? गामा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ये हो जाएगा गामा इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो इस वेट के अंदर एरिया पहले से ही छुपा हुआ है ना। तो इस वेट का एरिया और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भले ही एरिया बढ़े चाहे कम हो, जितना ये बढ़ जाएगा उतना ही डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। सेल्फ वेट, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, है ना। तो यहां पर आप नोट करके लिख सकते हो, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, डिफ्लेक्शन ड्यू टू self weight does not depend on area of cross section. Area of cross section, clear है? क्लियर है? आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो कोई दिक्कत वैसे होने का सवाल ही नहीं है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस पे चलते हैं। नहीं, थर्मल स्ट्रेस पे नहीं, एक और केस है इसके अंदर। लेट अस सी वन मोर केस। सेकंड केस, सेकंड केस क्या हो जाए? सॉलिड प्रिज्मेटिक सिलिंड्रिकल बार था ये, अब कोनिकल बार। सेकंड केस कोनिकल बार। तो हमारे पास एक कोन है, हमारे पास एक कोनिकल बार है जो कि आता हमारे कोर्स में बार बार नहीं है, ठीक है। तो ये कोनिकल बार है, और इस कोनिकल बार में कोन जैसा लगे इसके लिए यहाँ पर एक सर्कल लगाना पड़ेगा। अब ये लग रहा है कोन जैसा, ठीक है ना। और ये क्या है? उल्टा करके छत से चिपका दिया है। इट इज चुपकिंग एट छत, छत से ऐसे करके चिपका दिया, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है ये छत से चिपका हुआ है। अब इसका जो इलोंगेशन होगा सेल्फ वेट की वजह से, इसका जो इलोंगेशन होगा सेल्फ वेट की वजह से वो कितना होगा? तो ये रही लेंथ इसकी, दिस इज दी लेंथ, ठीक है। ये रहा इसका डायमीटर। वैसे डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले में, है ना। तो इसका डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट दैट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, उसका 1/3 हो जाएगा। तो सिलेंडर के लिए क्या हो रहा था? गामा L² अपॉन 2E था। अरे यार 1/3 बोल रहा हूं और लिख रहा हूं हाफ, ये तो गलत बात है ना। आप लोग भी कभी कभी ऐसा करते हो क्या? तो ये हो जाएगा गामा L² अपॉन 6E, ठीक है ना। सो दिस विल बी डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ, क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? पूछो जल्दी से, थोड़ा सा टाइम मिला है, 10-15 सेकंड मिले, जल्दी से पूछ लो अगर कुछ दिक्कत है तो। क्लियर है
तो सीसी लिख दो। डेल्टा सेल्फ डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, जो एलोंगेशन हो रहा है सेल्फ वेट की वजह से, इसके खुद के वजन की वजह से, वो डेल्टा सेल्फ से डिनोट कर दिया। ठीक है, आगे चला जाए। टेपरिंग बार का हमने देखा था क्या? टेपरिंग बार की लेंथ का चेंज देखा था? ये सर्कुलर टेपरिंग बार है इस तरह से, 4 पी एल अपॉन पाई D1 D2 E। देखा था क्या? ये कर लिया, ठीक है। और वो जो रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार का, वो भी देख लिया ना? ये डन है कि नहीं डन है? अब मुझे हल्का सा याद आ रहा है कि ऐसे करके बनाया था मैंने ना, ऐसे करके बनाया था, फिर ये वाली साइड रब कर दी थी, है ना, इस तरह से। तो आपके बैच में बताया था या दूसरे बैच में बताया था? डन है ना? डन है, ठीक है, डन है। चलो बहुत बढ़िया, डन है। चलो तो ये तो डन हो गया। अब आते हैं हम थर्मल स्ट्रेस पे। तो लेट्स कम ऑन टू थर्मल स्ट्रेस। चलो वेरी गुड, डन है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग कितने अच्छे हो, डबल डबल मेहनत करने से बचा लेते हो, है ना। तो 1 मिनट ज़रा, जस्ट अ मिनट। चलो थर्मल स्ट्रेस पर आते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर राइज कर दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं इस बॉडी का, तो जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इसकी लेंथ वगैरह चेंज होंगी क्या, या उतनी बनी रहेंगी? बॉडी एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो इसकी बॉडी एक्सपेंड करेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ विल इंक्रीज, ये वाली डायमेंशन भी बढ़ेगी, ये वाली डायमेंशन भी बढ़ेगी, सारी की सारी डायमेंशंस ना इंक्रीज करेंगी, लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, इफ टेम्परेचर ऑफ अ, अरे, if temperature of a body is raised by T degree Celsius, then all the sides will elongate. Then all the sides will elongate, सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास एक बॉडी है इस तरह से, और इस बॉडी की हाँ, तो अगर ये बॉडी इस तरह से रखी हुई है जमीन पर, है ना, इस बॉडी को रखे हुए हैं, फिर होता क्या है कि इस बॉडी का ना लेंथ, सर डेवलप कैसे होता है स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर, अभी बताएंगे बेटा, खत्म हो जाए ना टॉपिक, ये अभी चल रहा है, अभी शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर इस बॉडी का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले था टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस और हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर राइज हुआ,
टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ तो ये वाली लेंथ भी बढ़ी, ये वाली जो लेंथ थी लेट अस से दिस लेंथ वाज एल, ठीक है, ये हाइट थी लेट अस से दिस हाइट इज एच, और ये जो विड्थ थी लेट अस से दिस विड्थ वाज एच, है ना, बी, ये विड्थ थी बी। तो लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ इंक्रीज करेगी, हाइट बढ़ेगी, हाइट इंक्रीज करेगी, और ये जो विड्थ है पीछे की तरफ विड्थ, ठीक है, ये भी इंक्रीज करेगी, है ना। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ यानी डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ हो जाएगा एल अल्फा टी, ठीक है ना। इंक्रीज इन हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट में इंक्रीज, इंक्रीज इन हाइट डेल्टा एच, ये क्या हो जाएगा एच अल्फा टी, और इंक्रीज इन विड्थ इंक्रीज इन विड्थ डेल्टा बी विल बी इक्वल टू बी अल्फा टी, है कि नहीं। तो अगर ये बॉडी को टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सारी साइड्स एक्सपेंड होंगी, ये वाली साइड भी एक्सपेंड होगी, ये वाली साइड भी एक्सपेंड होगी, और ये लेंथ भी एक्सपेंड होंगी, ऑल द साइड्स विल एक्सपेंड, ठीक है ना, ये सारी की सारी साइड्स एक्सपेंड होंगी, ठीक है। यहां पर ये बताइए अल्फा क्या है, टी तो टेम्परेचर राइज लिख दिया, एल एच और बी यहां पर लिख दिए कि ये लेंथ है, ये हाइट है, ये विड्थ है, ये सब लिख दिए, है ना। व्हाट इज अल्फा, अल्फा सब डायमेंशंस कैसे इंक्रीज हो सकती हैं, तो बाकी डायमेंशंस को कोई पकड़ के बैठा हुआ है कि तुमको इंक्रीज नहीं होने देंगे, कोई चीज फैलेगी, सब सब तरफ फैलेगी ना। हाँ, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। या फिर अल्फा को लीनियर कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, बिल्कुल वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, है ना। तो लीनियर एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि ये डेल्टा एल जो है इस पे लीनियरली डिपेंड कर रही है, एक तो ये, दूसरा कि इस वाली लेंथ में भी अलोंग द लाइन ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है, इस वाली हाइट में भी अलोंग द हाइट ये इंक्रीज कर देगा, है ना, अलोंग द विड्थ भी ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। तो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक साथ कैसे बेटा, अलग अलग कैसे, तुम ये बता दो कि टेम्परेचर बढ़ाया बस लेंथ इंक्रीज कर रही है, ना हाइट इंक्रीज कर रही है ना विड्थ इंक्रीज कर रही है, तुम ये एक्सप्लेन कर दो मुझे। ठीक है, तो ये ना, ये जो एक्सपेंशन है कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपने ना बचपन में ही पढ़ा होगा, ये फिजिक्स क्लास में 8th 9th में ही शायद पढ़ लिया था हमने, कि अगर टेम्परेचर राइज करते हैं ना तो ये लीनियरली इसकी लेंथ भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो जो जो भी डायमेंशंस होंगी सारी की सारी डायमेंशंस इक्वली एक्सपेंड होंगी। अब देखो हमारे पास क्या कहते हैं, लेट अस से, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, हमारे पास ये क्यूब रखा है, ठीक है ना, दिस इज क्यूब। अब अगर इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या केवल एक ही साइड बढ़ेगी, ये वाली साइड भी बढ़ेगी, ये वाली साइड भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, सब तरफ ये एक्सपेंड होगा ना। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे पानी की बोतल आप फ्रिज में रख देते हो, ठीक है, जब आप फ्रिज में रख देते हो फ्रीजर में जमने के लिए, तो आइस का वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो वो हर तरफ बढ़ेगा कि या किसी एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, पूरी की पूरी वॉल्यूम बढ़ेगी, कम होगा तो पूरी की पूरी वॉल्यूम कम होगी, है ना। चलो ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि इतना एक्सपेंशन होता है, इतना लेंथ में चेंज आता है।
अब अगर इस बॉडी का टेम्परेचर हमने बढ़ाया और लेंथ में चेंज आना चाहता है और हम उस चेंज को आने दे रहे हैं, तो क्या कोई स्ट्रेस डेवलप होगी? ये फ्री एक्सपेंशन होना चाहता है, इट वांट टू फ्रीली एक्सपेंड, फ्री एक्सपेंशन होना चाहता है और फ्री एक्सपेंशन हम अलाउ भी कर रहे हैं। तो जब फ्री एक्सपेंशन होना चाहता है और फ्री एक्सपेंशन अलाउ भी कर दिया, तो देयर विल बी नो स्ट्रेस। प्रॉब्लम कब आएगी कि ये जो बार है ये अपनी लेंथ तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमने उसको रोक रखा है, हमने उसको रोक रखा है लेंथ बढ़ने से, लेंथ नहीं बढ़ने देंगे। जब लेंथ नहीं बढ़ने देंगे तब स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, है कि नहीं है? इसका एक तरफ तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये एक्सपेंड करना चाहता है, जब ये एक्सपेंड करना चाहता है हमने इसको रोक के रखा, उसकी वजह से इसमें थर्मल स्ट्रेसेस आते हैं। समझ में आई ये बात? समझ में आई? क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखते हैं कि थर्मल स्ट्रेसेस कैसे आएंगी, कितनी आएंगी, ठीक है ना। थर्मल स्ट्रेस तो कई दो तीन केस हैं इसके, वो देख लेते हैं। सबसे पहले केस वन, केस वन, टेम्परेचर चेंज व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड। सॉरी, थर्मल स्ट्रेस व्हेन बॉडी इज between rigid walls, rigid walls। इसमें लेटरल स्ट्रेन क्यों नहीं आता? लेटरल स्ट्रेन नहीं आ रहा क्या बेटा? लेंथ की डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल आ गया स्ट्रेन, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में भी आ गया, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, जो चीज आ रही है उसको ही तुम कह रहे हो कि ये क्यों नहीं आ रही है, बेटा आ ही रही है। डेंसिटी चेंज हो जाती है, हल्की फुल्का ही अंतर पड़ता है, ऐसा कोई भारी अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो, थर्मल स्ट्रेस व्हेन बॉडी इज रिस्ट्रेन्ड बिटवीन रिजिड वॉल्स, ठीक है। तो बॉडी को ना हमने रिजिड वॉल्स के अंदर रिस्ट्रेन कर दिया। अब देखो कि हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, हमारे पास ये बॉडी है और इस बॉडी पे यहां पर सपोर्ट्स लगे हुए हैं, इन सपोर्ट्स के बीच में इस बॉडी को ना रिस्ट्रेन कर रखा है। वी हैव रिस्ट्रेन्ड दिस बॉडी बिटवीन दीज सपोर्ट्स, ठीक। अब इसका टेम्परेचर राइज किया, अब इसका टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया। जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, ये बॉडी ने चाहा कि मैं इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाऊं, ठीक है, पर इस डायरेक्शन में हमने इसको रोक रखा है। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये इंक्रीज होना चाहेगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहेगा, वहां पर अलाउड है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज होना चाहेगा तो इस डायरेक्शन में भी अलाउड है, जेड डायरेक्शन में भी अलाउड है, तो वहां पर कोई स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। जहां पर ये अलाउड है ना एक्सपेंड होना, वहां पर कोई स्ट्रेस नहीं आएंगे। जिस डायरेक्शन में हमने रोक रखा है ना, वहां पर स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। अब इसके लिए कितने थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, हम एक बार को ना ये वाला सपोर्ट हटा देते हैं, ठीक है। लेट अस रिमूव दिस सपोर्ट, बस एक ही सपोर्ट रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी थी, ये हमारी बॉडी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पर ना एक डायरेक्शन का सपोर्ट हटा दिया, एक डायरेक्शन का सपोर्ट हटा दिया, यहां पर यहां से सपोर्ट हटा दिया, ठीक है ना। अब जब इस डायरेक्शन से सपोर्ट हटा दिया तो क्या होगा, क्या ये एक्सपेंड कर पाएगी अब? अरे 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 अरे, क्या क्या कर दिया, हाँ। हाँ, तो क्या ये इस डायरेक्शन में एक्सपेंड कर पाएगी?
अभी यहां से जो सपोर्ट्स थे वो रोक रहे थे, है ना। अब जब ये वाला सपोर्ट हटा दिया तो यहाँ की रिएक्शन जीरो, तो यहाँ की भी रिएक्शन जीरो। अब ये एक्सपेंड कर पाएगा, तो अब ये जब एक्सपेंड कर पाएगा तो मान लो कि ये इतना एक्सपेंड कर गया, ठीक है ना, ये इतना एक्सपेंड कर गया, ऐसे इतना एक्सपेंड कर गया, ठीक है। सपोर्ट हटा दिया हमने, तो जब सपोर्ट हटा दिया तो लेट अस से ये एक्सपेंड कर गया इतना, दिस मच इट हैज एक्सपेंडेड। जब ये इतना एक्सपेंड कर गया तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल, और ये कितना एक्सपेंड कर जाएगा, पूरा फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा अब तो फ्री एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, एल अल्फा टी के बराबर। तो यहां पर जो डेल्टा एल आ जाएगा, चेंज इन लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू एल अल्फा टी। यस, इतना चेंज आ जाएगा, यस, ओके। अब हमको ये पता करना है कि इसके अंदर जब ये इस कंडीशन में था, टेम्परेचर राइज कर दिया था, फिर भी हम इसको एक्सपेंड नहीं होने दे रहे थे, तब वहां पर कितनी स्ट्रेस आ रही थी। इसको पता करने के लिए हम पता है क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ना अब दोबारा फोर्स लगाएंगे, और अब हम अपनी तरफ से फोर्स लगा के वापस इतनी लेंथ पर पहुंचाएंगे और देखेंगे कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है। अब जितनी हमें फोर्स लगानी पड़ रही है ना यहां तक दबा के रखने के लिए, उतनी ही तो ये सपोर्ट फोर्स लगा रहा था, ठीक है ना, उतनी ही ये सपोर्ट फोर्स लगा रहा था। तो हमने क्या किया, अब इस बार को ना वापस से इतनी लेंथ पर ले आए, ठीक है, वापस इतनी लेंथ पर ले आए, ठीक है। और कैसे ले आए, हमने खुद से दम लगा दी, ठीक है ना। तो यहां पर तो सपोर्ट पहले की तरह ही था, लेकिन अब हमने यहां पर रिएक्शन लगा दी, यहां पर रिएक्शन लगा दी, ठीक है। तो इस रिएक्शन की वजह से हमने इसको उतना ही वापस से कंप्रेस कर दिया, वापस से उतना दबा दिया जितना ये बाहर निकल के आया था, ठीक है ना। तो यहां पर जो कंप्रेशन दिया इस रिएक्शन से, ये मान लो डेल्टा कंप्रेशन था, डेल्टा ड्यू टू रिएक्शन, है ना। अब जितना रिएक्शन हमने प्रोवाइड किया है यहां पर बनाए रखने के लिए, उतना ही रिएक्शन ये सपोर्ट भी दे रहे थे, है ना। तो इस रिएक्शन से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमको कितनी स्ट्रेस लगानी पड़ रही है, तो वही पता चल जाएगा कि यहां पर इस कंडीशन में कितनी स्ट्रेसेस थी, वही स्ट्रेसेस इस कंडीशन में होंगी, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम, लेट अस सॉल्व दिस। तो यहां पर हमको रिएक्शन लगानी पड़ रही थी, तो यहां से एक कंडीशन हमको ये समझ में आ जाएगी कि फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज, फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज विल बी इक्वल टू रिस्ट्रेंड, या फिर ये कहें कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, है ना। इट विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो हमने अलग से एक रिएक्शन लगा दी, रिएक्शन फोर्स लगा दी, और इसको वापस से उतना ही कंप्रेस कर दिया जितना ये यहां पर था, ठीक है ना। तो जितना एक्सपेंड हुआ था उतना ही वापस से कंप्रेस कर दिया। तो फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज कितना था, एल अल्फा टी के बराबर था, ये डेल्टा एल था, ये एल अल्फा टी के बराबर था, और यहां पर हमने कितना लगाया, ये डेल्टा आर। तो यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा आर। तो ये डेल्टा एल किसके बराबर है, ये एल अल्फा टी के बराबर है, एल अल्फा टी के बराबर है। और जब ये हमने आर रिएक्शन से इसको दबाया ना, तो ये कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ये आ जाएगा आर एल अपॉन ए ई। अगर पी फोर्स लगाते तो कितना डिफ्लेक्शन आता, पी एल अपॉन ए। आर रिएक्शन लगाई, आर एल अपॉन ए। जेड फोर्स लगाते तो जेड एल अपॉन ए हो जाता। तो यहां से ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन फोर्स हमने लगाई है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस आ रही होंगी वो पता चल जाएंगी ना। तो आर अपॉन ए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगी इसके अंदर। तो एल अल्फा टी विल बी इक्वल टू आर अपॉन ए। आर अपॉन ए को हम लिख देते हैं थर्मल स्ट्रेसेस, ये थर्मल स्ट्रेसेस आ रही हैं, इनटू एल अपॉन ई। अब एल और एल कैंसिल हो गए दोनों तरफ से, एल एंड एल कैंसिल हो गए दोनों तरफ से। तो थर्मल स्ट्रेस कितनी आ गई हमारे पास, थर्मल स्ट्रेस आ गई अल्फा टी ई, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस आ गई अल्फा टी ई। तो जब कोई बॉडी को पूरी तरह से हमने रिस्ट्रेंट करके रखा है रिजिड वॉल्स के बीच में, है ना, तब अगर T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब कितनी थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, अल्फा टी ई, इतनी थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं।
क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चेंज इन टेम्परेचर की वजह से लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है। अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, अगर हम टेम्परेचर को डाउन लाए, तब क्या करेगा ये? अंदर जाएगा, तो फिर हम खींचने के लिए लगा देंगे। लेकिन जो स्ट्रेस आएगी ना, वो टेम्परेचर फॉल के लिए भी इतनी होगी और टेम्परेचर राइज के लिए भी कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है ना? तो जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तब भी जो थर्मल स्ट्रेस आ रही है, और टेम्परेचर जो फॉल करेगा तब भी इतनी आएगी, है ना? सो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ टेम्परेचर राइज एज वेल एज टेम्परेचर फॉल केस। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कमेंट्स बंद करके ही अच्छा लगता है पढ़ाने में, है ना? आगे चलते हैं अब। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब देखो इसी को ही ना एक दूसरे तरीके से समझते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस यहां पर लिखा, थर्मल स्ट्रेस अल्फा टीई लिखा, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ना इसका सर्जरी करते हैं इसकी। थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? अल्फा टीई। अल्फा टीई, इसमें ना लेंथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल अल्फा टी डिवाइडेड बाय एल इंटू ई। एल अल्फा टी क्या था? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू ई। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ क्या था? स्ट्रेन है। स्ट्रेन, अच्छा ये स्ट्रेन क्या है? ये वो वाला स्ट्रेन है जो दीवालों ने रोक के रखा है। इन दीवालों ने जितना स्ट्रेन रोक के रखा है, बस वही तो स्ट्रेन है ये। दिस इज स्ट्रेन प्रिवेंटेड। इतना स्ट्रेन होना चाह रहा था, इतना स्ट्रेन रोक के रखा इन्होंने, इसको यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया हमको थर्मल स्ट्रेस। ये ज्यादा आसान है कि नहीं है बताओ? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस होता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस होता है। तो यहां पर स्ट्रेन जितना रोक के रखा है इनटू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई कर दो, वही तो स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है ना? तो स्ट्रेन को हम डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। ये एल अल्फा, अब एग्जाम में आएगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला, इससे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है ना? ये वाला आप कहोगे कि सर ये फालतू में पढ़ा दिया। फालतू में नहीं पढ़ाया, कुछ केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर ये वाला फॉर्मूला भी काम आ सकता है। और ये किसी बुक में नहीं दिया, ये खुद मैंने डिराइव किया है। अब इस वाले केस के लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन जो अगला केस आएगा ना, अगला केस आएगा, वहां पर इस फॉर्मूले से आप जब करोगे ना तो वो आसान हो जाएगा। मतलब अगर आप फॉर्मूला रटना चाहते हो अगले वाले केस का, तो फॉर्मूला रट के जा सकते हो। लेकिन अगर आप रटना नहीं चाहते, तो इस चीज से ना तुरंत ऐसे चुटकियों में डिराइव हो जाएगा अगला केस। ठीक है? अगला केस थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना। ठीक है? तो ये वाला तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। जो थर्मल स्ट्रेस आएंगे वो कितने आएंगे? अल्फा टीई के बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना? और स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन प्रिवेंटेड इनटू यंग्स मॉडुलस, ये इस वाले में भी एप्लीकेबल है, अगले वाले में भी एप्लीकेबल है। तो अगले वाले के लिए देखते हैं केस टू, है ना? केस टू, एक मिनट रुकना। थर्मल स्ट्रेस व्हेन बॉडी इज बिटवीन रिजिड वॉल्स, है ना? अगला केस देखते हैं, केस टू। थर्मल स्ट्रेस व्हेन बॉडी इज बिटवीन यील्डिंग सपोर्ट्स या यील्डिंग वॉल्स। अब जो है बॉडी हमारी यील्डिंग वॉल्स के बीच में है, यानी वॉल्स यील्ड कर जाएंगी। तो वॉल यील्ड कर जाएंगी का मतलब क्या है? कि उनमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा बार था या बीम थी, और ये बीम दो यील्डिंग वॉल्स के बीच में थी, है ना? यील्डिंग वॉल का मतलब है, स्टील में यील्डिंग देखी थी ना? यील्डिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है? यानी कि वो अपनी जगह से सरक गया। अब यहां पर यील्डिंग वॉल का मतलब ये हो जाएगा कि इसके ऊपर जब वॉल के ऊपर ज्यादा लोड आया ना, ज्यादा स्ट्रेस आया, तो ये अपनी पोजीशन नहीं बना के रख पाई, ये सरक गई थोड़ी सी। और जब ये सरक जाएगी ना, तो स्ट्रेसेस बताओ बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस आने थे, वो वॉल जब रिजिड रहती
तब ज्यादा स्ट्रेसेस आते, या जब वॉल सरक गई तब ज्यादा स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है ना। तो थर्मल स्ट्रेस will be higher in case of option A rigid wall, option B yielding wall। सी और डी टिक मत कर देना, ठीक है ना। तो पोल पे आंसर करो, रिजिड वॉल पे ज्यादा थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे या यील्डिंग वॉल पे ज्यादा थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। चैट बंद करके और पोल पे टिक करो आंसर। चलो मेरे ख्याल से सबने टिक कर दिया होगा, है ना। जितने बच्चे भी टिक करना चाह रहे होंगे या जिनके पास भी पोल पहुंच गया होगा, उन लोगों ने तो टिक कर दिया होगा। तो पोल को बंद करते हैं, और थर्मल स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे रिजिड वॉल के केस में। तो रिजल्ट्स देखते हैं, 63% बच्चों ने सही किया है। लीडर बोर्ड देखें, देवराज, हर्षित, अजय, हरिओम और नवीन, वेरी गुड। चलो तो समझते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस विल बी हाइयर इन केस ऑफ रिजिड वॉल। रिजिड वॉल है तो देखो जरा भी रिलैक्सेशन नहीं दे रही है। अगर तुम थोड़े बहुत फंसे हुए हो तो रिजिड वॉल ने फंसा रखा है, तुम बहुत ज्यादा फंसे हुए हो तब भी रिजिड वॉल ने फंसा रखा है ना। लेकिन अगर यील्डिंग वॉल है, थोड़ी सी सरक जाती है, अगर ज्यादा स्ट्रेस आई तो यील्डिंग वॉल सरक गई हल्की सी, तो आपकी स्ट्रेस कम हो गई ना। जैसे आपको खुद अपने ऊपर एग्जांपल लो कि आपको एकदम ना दबा के, एकदम पिचका के ऑटो में बैठ गए हो आप, तीन तीन चार चार लोग, ठीक है ना। तो एक ऑटो है, ये ऑटो की सीट है, तो एक आप बैठे हो, मोटे से गोल गोल, है ना। एक और लड़का बैठा है, वो भी मोटा सा गोल गोल। एक और लड़का बैठा है, वो भी मोटा सा गोल गोल। अरे मोटे मोटे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे, है ना, इतने सारे। और एक बेचारा यहाँ पर दचक पिचक के थोड़ा सा ऐसे करके बैठा है ना। और बिल्कुल जगह नहीं मिल पा रही है। इतना बड़ा ऑटो कैसे आ गया, 5 लोग बैठ गए, लेकिन फिर भी चलो ठूस ठूस के हमने 5 लोग बैठा दिए। अब ये समझो कि ये एकदम अगर रिजिड है, यहां से ना जरा भी हिलता है ना यहां से जरा भी हिलता है, तो ज्यादा स्ट्रेसेस आएंगे ना। और फिर मान लो कि अगर ये थोड़ा सा हल्का सरक गया, ऐसे सरक गया, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा ना, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा आपको, तो थोड़ी सी बीच में आपस में स्ट्रेस कम हो जाएगी। ऐसे ही इस बीम के अंदर है, अगर ये पूरा एकदम 100% रोक के रखा था, पूरा का पूरा स्ट्रेन रोक के रखा था, तो इसका मतलब क्या था, ज्यादा स्ट्रेस आ रहे थे। और जब ये सरक जाएगा ना, हल्का सरक जाएगा, तो थोड़ी सी स्ट्रेसेस रिलीज हो जाएंगी, है ना। तो हाइयर स्ट्रेसेस कब आएंगी, थर्मल स्ट्रेसेस हाइयर, रिजिड वॉल के केस में ज्यादा स्ट्रेसेस आएंगी, यील्डिंग वॉल के केस में स्ट्रेसेस कम हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये वाला केस थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने क्या किया कि इसका जो पूरा एक्सपेंशन होता वो इतना होता, ठीक है ना। फुल एक्सपेंशन अगर होता इसका तो इतना एक्सपेंशन होता, ठीक है, इतनी लेंथ बढ़ जाती इसकी। फुल एक्सपेंशन अगर होता तो, फुल एक्सपेंशन होता तो इतनी लेंथ बढ़ जाती, ठीक है। तो ये डेल्टा एल हो जाता, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा टी, ठीक है ना। लेकिन रिजिड वॉल आ गई, और रिजिड वॉल ने क्या किया, इसका पूरा एक्सपेंशन हो जाने नहीं दिया, इसके पूरे एक्सपेंशन को तो रोका, है ना। तो कुछ तो एक्सपेंशन हो गया, लेकिन कुछ एक्सपेंशन को रिजिड वॉल ने रोक लिया। सम ऑफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड बाय द रिजिड वॉल। थोड़ा एक्सपेंशन हो गया, बट थोड़ा रुक गया। तो ओरिजिनल लेंथ इतनी थी,
इतना तक फ्री एक्सपेंशन हो जाता, और जो रिजिड वॉल की वजह से जो रिएक्शन आई, रिजिड वॉल की वजह से रिएक्शन ने इतना रोक दिया, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या हुआ, इतना डेल्टा ना वॉल सरक गई है, इतना डेल्टा, ये डेल्टा वॉल सरक गई है, इतना डेल्टा, ठीक है ना। तो वॉल सरकी तो यहां तक आ गई है ना, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन आ रही होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करनी है, बेसिकली ना स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, इस रिएक्शन की वजह से जो थर्मल स्ट्रेस आ रही होगी। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा प्रिवेंट किया, डेल्टा आर, इस वॉल ने ना कुछ तो रिएक्शन लगा रखी है जिसकी वजह से इतना डिफ्लेक्शन, डेल्टा आर के बराबर जो डिफ्लेक्शन है वो रोक रखा है ना। और डेल्टा डिफ्लेक्शन फिर भी हो गया है वॉल का, और डेल्टा आर रोक रखा है ना। टोटल अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो डेल्टा एल होता। तो यहां से देख के आप ये कह सकते हो ना कि डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा आर। डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा आर। यहां से देख के आप सीधे सीधे कह सकते हो, ठीक है ना। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एल अल्फा टी इज इक्वल टू डेल्टा, इतना तो अलाउ कर दिया, और डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एल अपॉन ए ई, है ना। इस रिएक्शन ने इतना डिफ्लेक्शन प्रिवेंट कर दिया था, है ना। आर अपॉन ए क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस, एल अल्फा टी इज इक्वल टू डेल्टा प्लस आर अपॉन ए, ये हो जाएगी हमारी थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, इनटू एल अपॉन ई, ठीक है। तो सिग्मा टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, सिग्मा टी विल बी इक्वल टू एल अल्फा टी माइनस डेल्टा, एल अल्फा टी माइनस डेल्टा इंटू ई बाय एल, इंटू ई बाय एल। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, अल्फा टी माइनस डेल्टा बाय एल इंटू ई, ठीक है। तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक ही बात है, बोथ आर इक्वल। पर अब अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक ज्यादा मजेदार है ना। शॉर्ट ट्रिक देखो, जो थर्मल स्ट्रेस आएगी वो क्या आ जाएगी, स्ट्रेन प्रिवेंटेड इनटू यंग्स मॉडुलस। अच्छा पहले आप लोग ये बता दो कि ये क्लियर है कि नहीं है, ये क्लियर है, ये कैसे आया, ये क्लियर है। दोबारा से बता देते हैं, टोटल एक्सपेंशन डेल्टा एन बोलना था, है ना। जिस डेल्टा एल में से वॉल ने कुछ एक्सपेंशन तो प्रिवेंट किया लेकिन कुछ फिर भी हो गया, तो जितना हो गया प्लस जितना प्रिवेंट किया वो उसके बराबर हो जाएगा जो टोटल एक्सपेंशन हो सकता था, है ना। तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, इस वाले फिगर से ही देख सकते हैं, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा आर। इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो डेल्टा एल के बराबर हो गया। डेल्टा एल हो जाएगा एल अल्फा टी, अरे डेल्टा टी लिख दो, टी डिग्री से राइज हो रहा है ना, ठीक है। डेल्टा टी लिख दो तो मतलब डेल्टा टी डिग्री से राइज हो रहा है, टी लिख दिया, डिनोट करने वाली बात है। चलो अब डेल्टा एल हो गया एल अल्फा टी, और ये डेल्टा प्लस डेल्टा आर हो जाएगा आर एल अपॉन ए ई, ठीक है ना। और यहां से सिंप्लीफाई करके बस इसको लिख दिया। क्लियर है। टेम्परेचर डिफरेंस, तुमको डेल्टा टी लिखना है तुम डेल्टा टी लिख लो, मुझे टी लिखना है मैं टी लिख रहा हूं, ठीक है। एल कहां गया सेकंड में, एल अंदर ले लिया तो एल अल्फा टी से एल डिवाइड हो गया तो ये अल्फा टी आ गया, और ये एल डेल्टा से डिवाइड होकर डेल्टा बाय एल आ गया, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। स्ट्रेन प्रिवेंटेड इनटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। तो स्ट्रेन प्रिवेंटेड यानी कितनी लेंथ का प्रिवेंट हुआ, डेल्टा एल डेल्टा आर, इतनी लेंथ को रोका फ्री एक्सपेंशन से, है ना। सो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तब ये स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये तो चेंज, ये इतनी लेंथ का एक्सपेंशन रोका है और उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा स्ट्रेन प्रिवेंटेड इनटू ई, है ना। अब ये डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर को लिख सकते हैं एल अल्फा टी माइनस डेल्टा, एल अल्फा टी माइनस डेल्टा होल अपॉन एल इंटू ई, ठीक है। ये आ गया सिग्मा टी।
वही आ गया, सेम सेम, एल अल्फा टी माइनस डेल्टा होल अपॉन एल इंटू ई, है ना। एल बाहर लिख दो चाहे अंदर लिख दो, एक ही बात है। तो ये सेम चीज आ गई ना, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो थर्मल स्ट्रेस कंप्लीट हो गया। है ना। चलो थर्मल स्ट्रेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और बाकी है। तो केस 3 देखते हैं, टेम्परेचर चेंज या स्ट्रेस। केस 3 देखते हैं, कंपोजिट बार। कंपोजिट बार, तो हमारे पास एक कंपोजिट बार है। कंपोजिट बार का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। कंपोजिट बार का मतलब क्या होता है? कंपोजिट बार का मतलब होता है कि एक मटेरियल और दूसरा मटेरियल, ठीक है, ठीक है, एक मटेरियल दूसरा मटेरियल, दोनों मटेरियल एक के साथ एक चिपका के रख दिए, ठीक है ना। अब ये बन गया कंपोजिट बार। अब इसमें क्या किया हमने? टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो एक मटेरियल की अच्छा लेंथ तो बराबर रहेगी, लेकिन इसका एरिया है मान लो A1, इसका यंग्स मॉडुलस है E1, इसका थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 1, इसका एरिया है A2, इसका यंग्स मॉडुलस है E2, इसका थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 2, ठीक है ना। दोनों की लेंथ बराबर है, लेंथ इज इक्वल, अभी तो कंपोजिट बार बना। ऐसे थोड़ी बन जाएगा कंपोजिट बार। अच्छा कंपोजिट बार इस तरह का भी होता है कि एक सिलेंडर है, ये किसी और मटेरियल का है, और इसके ऊपर जो केसिंग है बाहर से वो किसी और मटेरियल की है, ठीक है ना, इस तरह से, और दोनों रिजिडली कनेक्टेड हैं। तो इस तरह का भी हो जाता है कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार में मतलब दो मटेरियल ना एक साथ चिपका के रख दिए हैं, है ना, चाहे ऐसे एक के अंदर एक हो ट्यूब वाले फॉर्म में, या फिर बाहर बाहर से ही दो मेटेलिक स्ट्रिप्स चिपका दिए, ठीक। चलो ये चीज तो समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, मान लो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। अगर अल्फा 1 इस वाले मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 से ज्यादा हो जाता है, तो कौन, अगर इनके बीच में फेविकॉल का मजबूत जोड़ नहीं होता, क्योंकि कंपोजिट बार है, कंपोजिट का बार का मतलब ही यही है कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है दोनों के बीच में। अगर ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ नहीं होता और टेम्परेचर बढ़ा देते, तो कौन सा ज्यादा एक्सपेंड करता? ज्यादा एक्सपेंड वही करता ना जिसका अल्फा ज्यादा है। तो मान लिया कि ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा? ज्यादा एक्सपेंड वो करेगा जिसका अल्फा ज्यादा है। तो अल्फा ज्यादा है वो एक्सपेंड करता। अगर अगर एक बात आती है, अगर हाँ, तो अगर दोनों का, दोनों एक साथ चुपके नहीं होते, दोनों एक साथ चुपके नहीं होते, तो ये ज्यादा आगे निकल जाता और इसका भी टेम्परेचर राइज तो होता, मतलब थोड़ा सा होता तो, लेकिन क्या होता कि थोड़ा सा कम होता उसके रिस्पेक्ट में। तो ज्यादा लेंथ किसकी बढ़ जाएगी? पहले वाले की बढ़ जाएगी ज्यादा लेंथ, ठीक है ना। दूसरे वाले की भी लेंथ बढ़ तो जाएगी, लेकिन उतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। दूसरे वाले की अल्फा कम है ना, तो इसकी लेंथ उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो इसकी लेंथ कम बढ़ी, और ऊपर वाले की लेंथ ज्यादा बढ़ी, है ना। समझ में आ रही है ये बात? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा उसकी लेंथ में इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं होते, चुपके नहीं होते, तो इस तरह से हमको सिचुएशन देखने को मिलती। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चुपके हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी। दोनों क्या रहेंगे? जन्म जन्म के साथी हैं, एक साथ ही रहेंगे, है ना। साथ साथ लेंथ बढ़ेगी, साथ साथ कम होगी। तो बेसिकली जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड तो कर गया, लेकिन ये क्या कहेगा? अरे भाई इतना ज्यादा एक्सपेंड क्यों कर गए, इतने ज्यादा आगे क्यों चले गए, मैं थोड़ी जा पाऊंगा इतनी आगे तक, पीछे आओ। पकड़ के खींचेगा इसको पीछे। जब ये इसको पकड़ के खींचेगा पीछे की तरफ, तो इसके ऊपर स्ट्रेसेस कैसी आएंगी?
ऊपर वाले को जब ये ऐसे पीछे की तरफ पकड़ के खींचेगा तो इसके ऊपर स्ट्रेसेस कैसी आएंगी? ये वाला इसको खींच रहा है ना पीछे की तरफ, ये वाला इसको खींच रहा है, तो इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, आया ना? अरे कमेंट चालू है? ठीक है, कंपोजिट बार या कंपाउंड बार एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको खींचेगा, तो एक चीज ये समझ में आ रही है कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, टेम्परेचर राइज करने में उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, है ना। तो नोट करके ये लिख लेते हैं, नोट करके लिख लो। पहला, इफ टेम्परेचर राइजेस if temperature rises, the bar with higher alpha will be in compression, and bar with lower alpha will be in tension, अब इसका उल्टा हो जाएगा कौन से केस में? इसका उल्टा हो जाएगा टेम्परेचर फॉल के केस में। तो अभी नहीं लिख रहे, फिर इसकी डेरिवेशन के लिए जगह नहीं रह जाएगी, है ना। तो जब ये वाले ने इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाई, ये कहेगा भाई थोड़ा तो आगे आ जा, मुझे ही पूरा का पूरा पीछे खींच लेगा क्या, है ना, तू भी थोड़ा सा आगे आ जा। तो ये भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, है ना। इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, तो अब इन दोनों के बीच की कोई जगह रहेगी, निश्चित हो जाएगी कि इतने पे दोनों आ जाते हैं, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, फिर इतनी डिस्टेंस पर आके मिल जाएंगे, है ना। तो फाइनली क्या होगा, ये इतना आ गया और ये वाला इतना आ गया, यहां तक आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों एक जगह पर फिर भी जन्म जन्म के साथी बने रहेंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि शुरुआत में दोनों की लेंथ बराबर बराबर थी, टेम्परेचर राइज किया तो दोनों बढ़ेंगे और यहां तक आ जाएंगे, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या है, बाहर से तो हमको ऐसा देखने को पता चलेगा कि दोनों के दोनों बराबर बराबर लेंथ पे आ गए। अंदरूनी कहानी ये है कि ये ज्यादा एक्सपेंड होना चाहता था, लेकिन क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम था, ये उतना ज्यादा एक्सपेंड हो नहीं सकता था, तो इसने इसको थोड़ा पीछे खींचा। लेकिन ये बस इतना ही एक्सपेंड होना चाहता था, तो इसने इसको थोड़ा सा आगे खींच लिया, है ना। तो डिफॉर्मेशन दोनों में सेम होंगे। डिफॉर्मेशन देख लो, यहां तक आया है डिफॉर्मेशन, तो ये दोनों में बराबर ही आया ना। स्टार्टिंग में इनकी लेंथ यहां तक थी, दोनों की लेंथ, और बाद में दोनों की लेंथ यहां तक है, तो बराबर डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों की जो लेंथ है वो बराबर बराबर है, ठीक है ना, इस तरह से। तो द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों एक जगह पर यहां पर आ गए, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें, इसके अंदर मान लो फोर्स जनरेट हो रही है P1, इसके अंदर फोर्स जनरेट हो रही है P1, इसके अंदर फोर्स जनरेट हो रही है P2, ठीक है ना। तो P1 और P2 दोनों बराबर होंगे ना, P1 विल बी इक्वल टू P2। वैसे ना ये इतना लंबा ना आपके उसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो पूरा डेरिवेशन कराने का मतलब नहीं है, बस इतना ये समझ लो कि जब कंपोजिट बार है और टेम्परेचर राइज वाला केस है, तो क्या होगा, जिस बार में ज्यादा स्ट्रेसेस आ रहे हैं, सॉरी, जिस बार का अल्फा ज्यादा है उसके अंदर कंप्रेशन आएगा, और जिसका अल्फा कम है उसके अंदर टेंशन आएगा, ठीक है ना। अब अपोजिट केस हो जाएगा उसके लिए, मान लो α1 इज ग्रेटर देन α2, है ना। तो अब टेम्परेचर फॉल केस हुआ, तो टेम्परेचर फॉल वाले केस में क्या होगा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा पिचकने की कोशिश करेगा, और जिसका अल्फा कम है वो कम पिचकेगा, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा वाला बार है, ये कहेगा ये
इसको कहेगा कि भाई इतना पीछे क्यों चला गया, इतना ज़्यादा थोड़ी कंप्रेस होना था, बाहर आ जा थोड़ा सा। तो इसके ऊपर आएगा क्या, टेंशन। और ये वाला कहेगा भाई इतना भी मत रुक, थोड़ा तू भी पीछे आ जा, तो ये इस पे लगाएगा कंप्रेशन। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा कंप्रेशन, है ना। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों जाके बीच में कहीं मिल जाएंगे। बीच वाली किसी जगह पर ये थोड़ा सा एक्सपेंड होके इधर आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा कंप्रेस होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अगर ग्रेटर देन अल्फा 2 है, तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि इफ टेम्परेचर राइजेस द बार, टेम्परेचर फॉल्स लिखेंगे। अब ये वाला केस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल्स। इफ टेम्परेचर फॉल्स द बार विद हायर अल्फा विल बी इन टेंशन, will be in tension, and bar with lower alpha will be in compression. तो ये चीज समझ में आई सबको, ठीक है ना। तो कंपोजिट बार के अंदर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, जिस बार का अल्फा ज्यादा होगा तो अगर टेम्परेचर राइज हुआ उसमें कंप्रेशन आएगा, और जिस बार का अल्फा कम हुआ उसमें टेंशन आ जाएगा, है ना। और जब टेम्परेचर फॉल वाला केस होगा, जब हमारा टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर जब फॉल हो रहा है, टेम्परेचर फॉल वाले केस में क्या होगा कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ज्यादा कोलैप्स हो जाएगा, तो उसमें उसके अंदर आएगी टेंशन, और जो जिसका अल्फा कम है वो कम कोलैप्स होगा, उसके अंदर आएगी कंप्रेशन। सर 2 ग्रेटर देन 1 होगा ना बेटा, ये तुम कैसे सवाल पूछते हो। टेंशन एंड कंप्रेशन की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, उस तरह के क्वेश्चन ना अभी गेट में तक नहीं आते हैं, तो इसीलिए ना थोड़ा सा लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। फालतू दिमाग खराब करने का मतलब नहीं है, ऐसी चीज नहीं पढ़नी चाहिए जो एग्जाम से थोड़ी सी दूर हो। कराने को मैं डेरिवेशन अभी करा दूं उसका, लेकिन आपके किसी मतलब का नहीं है ना। आप कॉपी में भी लिख लोगे, फिर जब पढ़ने बैठोगे तो दिमाग खराब होगा, तो ऐसी चीजें लिखने का मतलब नहीं है ना। किताबों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो नोट पॉइंट्स है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये नोट पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आपका ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो, तो ये थर्मल स्ट्रेसेस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पे। हमारा चैप्टर 2 प्यारा चैप्टर 2, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, चैप्टर 1 खत्म हुआ है, 2-4 पेज आप छोड़ लो। कन्वेंशनल पेपर्स में ईएसई में तो आता है ना। ईएसई में कन्वेंशनल में 1-2 बार आया है, लेकिन मेरे ख्याल से एसएससी जेई में नहीं आया। पहली बार लाइफ में सोम टफ लग रहा है, पहले इजी लगता था। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि पहले आपको कभी कोई सब्जेक्ट इजी लगता हो, बाद में टफ लगने लगा हो। एक बार इजी लगने के बाद में या तो और इजी लगेगा या उतना ही टफ रहेगा। तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो पहली बार आपने पढ़ा नहीं था, या दूसरी बार कहीं ऐसी जगह से पढ़ा था वहां पर बस आसान आसान सी चीजें ना हलवा हलवा खिला के छोड़ दिया गया था, थोड़ी आगे तक की एडवांस चीजों तक गए नहीं थे, तो इसलिए पहले इजी लग रहा था, अब टफ लग रहा है। इन दोनों में से 2 रीजंस हो सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर पढ़ाएंगे क्या, नॉट पॉसिबल। हाँ अच्छा, रिया ने बताया कि हाँ पहले आसान लगता था अब कठिन लगने लगा, ये नॉट पॉसिबल है। 2 ही चीजें हो सकती हैं कि क्यों है। चलिए अब चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 1 जहां पर खत्म हुआ है ना, तो 1-2 पेज छोड़ देना।
क्योंकि बहुत सारे ना डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। डाटा रिलेटेड क्वेश्चन, कहीं कुछ का डाटा पूछ लिया, कहीं कुछ का डाटा पूछ लिया। तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो डाटा लिखने के लिए, एक्स्ट्रा डाटा लिखने के लिए ना, वो 2-3 पेज काम आएंगे आपके, ठीक है ना। बिल्कुल इतना पढ़ाएंगे, एसएससी जेई क्लियर हो जाएगा। देखो मैं अपनी तरफ से उतना सफिशिएंट पढ़ाऊंगा कि एसएससी जेई में कुछ नहीं रहेगा। मतलब डाटा रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ दो कि ऊट पटांग सा कहीं से कुछ भी डाटा पूछ लिया, वो वाली बात अलग है। लेकिन ना 80-90%, 85% से ऊपर, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 85% से ऊपर आपका यहीं से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। सारे सारे एग्जाम्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, गेट और ईएससी छोड़ के उतनी ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में इतना पूरा कवर कर दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहे हैं। डेरिवेशन वाली बात आएगी तो जब आपका, अभी जैसे आपने ना प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, फिर मेंस के लिए जब आपके 2-3 महीने रह जाते हैं ना, तब आप डेरिवेशंस भी बहुत आराम से कर सकते हो। 2-3 महीने काफ़ी होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। डाटा वगैरह अब ऐसे बहुत ज़्यादा ऊट पटांग डाटा है, ठीक है। हाँ, थर्मल में भी सीरीज और पैरेलल होता है, ठीक है। तो बात वही हो गई, ये वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गया, कंपोजिट बार पैरेलल हो गया। सीरीज में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक बार ऐसे और दूसरा बार ऐसे, है ना, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इनके, ये मैं वही बता रहा था कि ये दोनों ना ईएससी कन्वेंशनल में तो आते हैं, लेकिन बाकी किसी एग्जाम में मैंने नहीं देखे अभी तक, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आते हैं, है ना। तो हमें इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गेट में भी पढ़ते हैं, लेकिन गेट में भी इससे आए नहीं है क्वेश्चंस, है ना। चलिए आगे चलते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। 2-3 पेज छोड़ो, आगे चलो। चलो, तो चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहला टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने तरह के सपोर्ट होते हैं। तो कितने तरह के सपोर्ट होते हैं, तो सपोर्ट पे ध्यान देते हैं। सॉरी, कितने सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट पर ध्यान देते हैं। हाउ मेनी सपोर्ट्स आर देयर। तो ये कुछ सपोर्ट्स लिखे हुए हैं। सपोर्ट का बेसिकली काम क्या है, जैसे हमारी बीम है, ये बीम है, ठीक है ना। अब बीम के ऊपर आएगा लोड, जब बीम के ऊपर आएगा लोड तो इसको सपोर्ट चाहिए ना बीम को। बीम जब लोड तभी रेजिस्ट कर पाएगी जब बीम को भी कोई सपोर्ट दे रहा हो, तो बीम के लिए भी सपोर्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। फिर इसके ऊपर जब लोड आएगा तो बीम उस लोड को रेजिस्ट कर लेगी, ठीक है ना। तो सपोर्ट किस लिए आते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह आ रही हैं बीम के ऊपर, कॉलम के ऊपर, तो वो उन फोर्सेस को ना सपोर्ट्स के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो सपोर्ट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप का सपोर्ट है सिंपल सपोर्ट या फ्री सपोर्ट या रोलर सपोर्ट या रॉकर सपोर्ट, ठीक है। इतने सारे नाम है इसके, सिंपल, फ्री, रोलर, रॉकर, ठीक है। अब ये वाला सपोर्ट होता कैसा है, कुछ इस तरह का होता है, जैसे ठेला, ठेले के ऊपर सब्जियां रखी हैं, तो आप मान लो वो बीम है। अब उसके ऊपर सब्जियां रखी हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं सब्जियां, या आप भी बैठ जाओगे ठेले पर, आप क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो रोक लेगा, है ना, जमीन के अंदर धंसने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, नीचे नहीं गिरने देगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसने रोक लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई धक्का दे गया ठेले को, तो क्या होगा, वो चलता चला जाएगा ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड की, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट को रोका, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को नहीं रोका, मूवमेंट हो जाने दिया, तो कोई रिएक्शन नहीं आ रही, है ना। यहां से आ रही थी फोर्स और यहां से अगर आ रही थी रिएक्शन, तो इसने इसके मूवमेंट को रोका, है ना। तो अब जितनी फोर्स आ रही थी उतनी रिएक्शन आ रही है। अब इसका मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन हट जाए, ठीक है, और यहां से आ रही है फोर्स, तो ये इसको ऐसे हो जाने देगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ हो गया उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट को रोक लिया गया उस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा।
अब सिंपल सपोर्ट कैसा है कि ये वाई डायरेक्शन के मूवमेंट को तो रोकता है ना, ऐसे रख दिया तो वाई डायरेक्शन के मूवमेंट को ये रोक रहा है, वाई डायरेक्शन में ना जाने नहीं दे रहा इसको, है ना, जैसे ठेला है वो जाने नहीं देगा। लेकिन अगर एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है तो एक्स डायरेक्शन में बीम को ये चले जाने देगा, या खुद भी पहिए लगे होंगे खुद भी साथ साथ चला जाएगा ऐसे, है ना, इस तरह से, अरे घूम जा घूम जा घूम जा, हाँ इस तरह से चला जाएगा इसके साथ साथ ही, और या फिर बीम इसके ऊपर से ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट को रोक रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट को नहीं रोक रहा। अब आप लोग सोचो जरा कि ये क्या रोटेशन को रोक रहा है, रोटेशन रोक रहा है क्या बीम का, कि रोटेशन हो जाने दे रहा है, तो ये रोटेशन हो जाने देगा। तो ये जो सिंपल सपोर्ट है ना, सिंपल फ्री या रोलर रॉकर सपोर्ट, ये क्या कर रहा है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूवमेंट को रोक रहा है। तो वाई डायरेक्शन में रिएक्शन आ रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आ रही, और रोटेशन को भी नहीं रोक रहा, तो कोई यहां पर मूवमेंट भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो तीन पॉसिबल मूवमेंट हो सकते हैं, तीन पॉसिबल मूवमेंट हो सकते हैं, क्या कि वाई डायरेक्शन में चला जाए, एक्स डायरेक्शन में चला जाए, और इसके अबाउट रोटेट हो जाए। तो एक प्लेन है, प्लेन के अंदर यही तीन पॉसिबल मूवमेंट हो सकते हैं। इन तीनों में से इसने सिर्फ एक को रोका कि वाई डायरेक्शन को रोका। तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी आ जाएंगी, सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगी, और वो होगी रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, कि ये बीम है और बीम के नीचे ऐसे पहिया लगा है और ये पहिया इस पर सपोर्टेड है, या फिर बीम से ये इस तरह से कनेक्टेड है ना, और यहां पर ये पहिए लगे हुए हैं ऐसे। तो ये दो इसके रिप्रेजेंटेशन है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो सिंपल सपोर्ट समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है सिंपल सपोर्ट समझने में, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द सिंपल सपोर्ट? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग सिंपल सपोर्ट? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब ये वाले पे चलते हैं, हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। अब ये वाला जो हिंज सपोर्ट है ना, इसमें क्या था कि यहां पर पहिए लगे हुए थे, यहां पर पहिए लगे हुए थे। तो अब हमने क्या किया, इसके पहिए हटा के ना इसको बस चिपका दिया, यहां से पहिए हटा के चिपका दिया, ठीक है। तो ये हिंज हो जाएगा। हिंज में क्या है कि यहां पर ना रोटेशन अलाउ है। अब ये ना तो y में जाने देगा ना x में जाने देगा। अगर यहां से कोई फोर्स आई ना तो ये x में जाने से भी रोकेगा, और ऐसे में जो फोर्स आएगी ये y में जाने से भी रोकेगा, ठीक है ना। लेकिन ये रोटेशन को नहीं रोकेगा, रोटेशन को नहीं रोकेगा। तो तीन पॉसिबल मूवमेंट थे, क्या क्या, x में जाना, y में जाना और रोटेशन होना। इन तीन पॉसिबल मूवमेंट में से दो को रोक लिया तो दो सपोर्ट रिएक्शन आएंगी, आर वाई आ जाएगी और आर एक्स आ जाएगी। तो यहां पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी आएंगी, दो आ जाएंगी, आर एक्स आ जाएगी और आर वाई आ जाएगी। क्लियर है, दो सपोर्ट रिएक्शन यहां पर आ गई। क्लियर। चलिए अब आते हैं फिक्स्ड सपोर्ट पर। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये y में जाने से रोक रहा है, x में जाने से रोक रहा है, लेकिन रोटेशन को नहीं रोक रहा, रोटेशन अलाउड है। जैसे ही ये यहां पर भी रोटेशन अलाउड है ना, ठीक। चलिए फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट पर चलते हैं। फिक्स सपोर्ट कुछ इस तरह का होता है, इसको एनकास्टल्ड सपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये जैसे बीम है और ये वॉल के अंदर कुछ अंदर तक इसको कर दिया, तो क्या होगा कि ये ना तो y में जा पाएगा, ना x में जा पाएगा, ना ही ये रोटेट कर पाएगा। तीनों मूवमेंट को रोक दिया यहां पर, है ना। या फिर ऐसे भी करते हैं कि बीम और कॉलम का इकट्ठा ऐसा कनेक्शन बना देते हैं कि ये पूरा बीम और कॉलम ना एक तरह से पूरे रीइंफोर्समेंट एक दूसरे के साथ ना वो कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये ना ना तो x में जा सकता है, ना y में जा सकता है, ना y में जा सकता है, और ना ही यहाँ पर रोटेशन हो सकता है। तो तीनों के तीनों मूवमेंट रोक देता है। जब तीनों की तीनों मूवमेंट रोक देता है तो कितनी रिएक्शंस आएंगी यहाँ पर, एक मिनट, इतना गंदा सा डायग्राम बना रखा है बताओ, इससे अच्छा तो मैं ही बना दूंगा। इस डायग्राम को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आर वाई, ये हो जाएगा आर एक्स, और ये हो जाएगा एम एक्स, एम जेड।
जेड के अबाउट रोटेशन है ना, जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन को ये रोक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों रिएक्शंस आ जाएंगी। तो ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। सिमिलरली ये वाले सपोर्ट भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सपोर्ट रिएक्शंस आ रही हैं, 3 सपोर्ट रिएक्शंस आ रही हैं, क्या क्या, आर एक्स, आर वाई और एम जेड, ठीक है। क्लियर है ये भी, नो प्रॉब्लम ना। अब आगे चलते हैं, स्लाइडिंग सपोर्ट या फिर इसे गाइडेड रोलर भी कहते हैं, स्लाइडिंग सपोर्ट या गाइडेड रोलर। तो स्लाइडिंग सपोर्ट कैसा है, स्लाइडिंग सपोर्ट कुछ इस तरह का है कि यहां पर जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही रहेगा। इन दोनों के बीच का एंगल जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री रहेगा, ये एंगल चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पहिए लगे हुए हैं तो ये स्लाइड कर सकता है, रोल कर सकता है, इट कैन स्लाइड, ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। अगर हॉरिजॉन्टली दे दिया तो ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड कर सकता है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर्स देखे आपने, है ना, वो कुछ इस तरीके हो जाएंगे। अब वहां पर क्या होगा कि ये जो एंगल 90 डिग्री है, जब ये एंगल 90 डिग्री चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पर रोटेशन भी अलाउड नहीं है। रोटेशन होने से रोकेगा, यस और नो, इट विल स्टॉप, इट विल प्रिवेंट दी रोटेशन, इस रोटेशन को ये रोकेगा, ठीक है ना। तो एक तो रोटेशन जब रोका तो यहां पर मोमेंट जनरेट होगा mz, ठीक है ना। y डायरेक्शन में तो पहिए लगे हैं, तो y डायरेक्शन में तो ये ऊपर नीचे जा सकता है, तो y डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी, लेकिन x डायरेक्शन में भी रोकेगा ये। जब x डायरेक्शन में रोकेगा तो सपोर्ट रिएक्शन x आएगा, ठीक है ना। यहां पर देखो, यहां पर रोटेशन को रोकेगा, रोटेशन को रोकेगा, y डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, y डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, तो रिएक्शन इन y डायरेक्शन आएगा। x डायरेक्शन के मूवमेंट को ये नहीं रोकेगा क्योंकि x डायरेक्शन में पहिए लगे हैं। तो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, 2 सपोर्ट रिएक्शन आएंगे, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में 2 सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या आएंगे, mz और rx, mz और rx। और इस वाले केस में 2 सपोर्ट रिएक्शंस क्या क्या आ जाएंगे, mz और ry, mz और ry। क्लियर है, कमेंट्स देखें जरा, बंदे चालू हैं, चालू हैं, फिर भी इतने कम रिप्लाई, सही है, समझ में आ गया, गॉट इट। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हो रहा है, मतलब टाइम क्या हो रहा है, 9:19, 10 मिनट बाकी हैं। अच्छा, आदित्य पूछ रहा है कितनी वार्निंग पे ब्लॉक होते हैं, तो मैं उतनी वार्निंग्स ले लूं, है ना, फिर शांत रहूंगा मैं अच्छे से, फिर मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। क्लियर है सबको, चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सारे के सारे सपोर्ट्स हैं, सारे के सारे सपोर्ट सबको क्लियर हो गए ना, दी सपोर्ट्स आर क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं चैप्टर 1 में बता रहा था डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी का मतलब। क्वेश्चन कर, एसएफडी बीएमडी अभी आने तो दो, क्वेश्चन अभी कैसे करवाऊं कि ये वाला सपोर्ट कैसा होता है, इस वाले सपोर्ट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन करवाऊं क्या है, सब्जेक्ट तो चलने दो। 3 वार्निंग आ गई आज, बहुत ही अच्छा, तरक्की पे हो, इसीलिए तो फालतू का बोलना बेकार है। चलो, तो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी समझते हैं। कोई चीज आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप पता कर पा रहे हो उस चीज को। कुछ चीज डिटरमाइन कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिशी मतलब, इंग्लिश भाषा का मतलब ये है कि आप उसको पता कर पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन समथिंग, यू आर एबल टू पता करेंगे इट, ठीक है, आप उसको पता कर पा रहे हो। इनडिटर्मिनेसी का मतलब आप नहीं पता कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेसी अब स्ट्रक्चर में कैसे हो जाएगा, कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर हम फोर्सेस, मोमेंट्स, रिएक्शंस ये सब पता कर पा रहे हैं, आसानी से पता कर पा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा डिटर्मिनेट। और फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शंस, मोमेंट्स, ये सारी चीजें, डिफ्लेक्शंस, स्ट्रेसेस, ये सारी चीजें अगर हम नहीं पता कर पा रहे तो वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट क्यों है, क्योंकि उसको एनालाइज कर सकते हैं आसानी से। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट क्यों है, क्योंकि उसको एनालाइज नहीं कर सकते आसानी से। तो आसानी से का क्या मतलब है, सबसे आसान चीजें जो हमारे पास है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं।
है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही पूरा एनालाइज हो गया, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समीशन एम जेड इक्वल टू जीरो, खेल खत्म, एनालाइज पूरा डन, डन। तो मतलब वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे चैप्टर 1 में हम देख रहे थे, हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशंस लगाने की जरूरत पड़ रही थी कि इन दोनों का डिफ्लेक्शन बराबर है, या फिर इसका डिफ्लेक्शन प्लस इसका डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो है, ऐसी कुछ कंडीशंस आ रही हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो लगाना आसान है, लेकिन कंपैटिबिलिटी कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल पड़ जाती हैं। तो अगर हमें थोड़ी सी मुश्किल फेस हो रही है, तो मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, क्लियर है। अगर मुश्किल हो रही है, सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा इनडिटर्मिनेट, और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमाइन कर लोगे सारी चीजें, तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, अ स्ट्रक्चर इज सेड टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट व्हेन इट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अलोन। तो केवल और केवल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से आप उसको एनालाइज कर सकते हो, तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अदरवाइज स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। अरे यार, ये इन और डिटर्मिनेट में गैप क्यों दे दिया, गैप आना चाहिए क्या, नहीं। इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना। चलो, तो डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी क्लियर है। अब इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं, व्हाट आर द, हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर। सो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएंगी, लेट अस राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएंगी। तो हमारे पास 2D स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, 2D स्ट्रक्चर, 2D में कितनी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएंगी, और हमारे पास 3D स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, 3D में इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो 2D के अंदर जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हो जाएंगी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो। कोई बॉडी है 2D में, 2D मतलब ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये बॉडी है, तो एक्स डायरेक्शन में जा सकती है, वाई डायरेक्शन में जा सकती है, और इसके अबाउट रोटेट कर सकती है ना। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब अपनी जगह पर है ना, इसको कहीं जाना है ना किसी से कोई लेना देना है, तो इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो जीरो हैं, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो हैं, तो समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और जेड डायरेक्शन के अबाउट जो ये रोटेशन है ना, जेड एक्सेस के अबाउट रोटेशन, वो भी जीरो है। तो ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना ये एक्स में जाएगी, ना ये वाई में जाएगी, और ना ऐसे रोटेट करेगी जेड के अबाउट। तो 2D में ये 3 इक्वेशंस हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस इन 2D। लेकिन अगर 3D में देखें, तो 3D में इस प्लेन के बाहर भी ये वाली डायमेंशन हो सकती है ना। तो बॉडी एक्स में जा सकती है, लेकिन एक्स में नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्स में इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। बॉडी ना वाई में जा सकती है ना, लेकिन वाई में नहीं जा रही है, यानी वाई में भी इक्विलिब्रियम है, वाई में भी नेट फोर्स जीरो है, तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। जेड में इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जा सकती है, तो इस डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन नहीं जा रही है, तो क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में भी, सॉरी जेड डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है, जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, मतलब जेड डायरेक्शन में जो समेशन ऑफ फोर्सेज है वो जीरो है, तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन इज जीरो, समेशन एफ जेड जीरो, ठीक है ना। अब ये जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकती है ना, लेकिन जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, यानी समेशन ऑफ एम जेड जीरो है इस बॉडी के ऊपर, है ना। वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकती है, वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकती है, लेकिन वाई एक्सेस के अबाउट भी रोटेट नहीं कर रही है, तो मतलब समेशन एम वाई जीरो है,
वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जीरो है, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन नहीं हो रहा है, तो यानी समीशन ऑफ एम एक्स इक्वल टू जीरो। तो बॉडी अगर पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी को 2D की तरह एनालाइज कर रहे हैं, तो 2D की तरह एनालाइज करते में हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहेंगी। वी विल बी हैविंग 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। और अगर बॉडी 3D में एनालाइज करनी है, तो 3D में एनालाइज करने के लिए हमारे पास रहेंगी 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। क्लियर है? बताओ जरा, कोई दिक्कत? चैट ऑन कर दिया है थोड़ी सी देर के लिए, पब्लिक डिमांड पर। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर चैट ऑन करो, चैट ऑन करो, तो कर दिया। बताओ जरा, कोई डाउट है तो पूछो। आप लोग पता नहीं क्यों इतनी फालतू की बातें करते रहते हो, चैट ऑफ करना ही सही रहता है। बताओ जरा, कोई दिक्कत? एवरीथिंग क्लियर? क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया। तो आज का सेशन यहीं खत्म किया जाए। ठीक है, सो लेट अस फिनिश दिस सेशन नाउ एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? मंडे को होगी। तो मंडे को क्लास है, संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा, तो संडे को वीकली टेस्ट भी दो और फिर मंडे को क्लास भी करो, और जो अभी पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज भी करना है, ठीक है। डीपीपी वगैरह भी सब आपको मिल जाएंगी। और कुछ बच्चे तो रिपीट का कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं, बस रिपीट लिख लिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। प्री प्लस मेन साथ साथ नोट्स करते चलो, बस अभी इतना ही करते चलो। प्री प्लस मेंस की तैयारी होती जा रही है, बस ना कुछ कुछ डेरिवेशंस हैं, 2-4 पूरे चैप्टर में 2-4 डेरिवेशन होंगे जो एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, बाकी सब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही करते चलो, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार रिपीट करने का क्या मतलब है? जो कुछ भी बोला है वो दोबारा से सुन लेना, वही सब तो मैं दोबारा बोलूंगा। अब जितनी बार रिपीट करने बोलोगे तो मैं कुछ और थोड़ी बोलूंगा, बोलूंगा तो वही सारी चीजें, तो अब दोबारा सुन लेना, ठीक है। मेरी क्लास में रियल का नींद आ जाता है, चलो सही है, तो फिर जब नींद ना आया करे तो मेरी क्लास देख लिया करना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं।